Hello everyone, welcome back. Today we will study about our next topic of engineering chemistry, that is corrosion control. Myself Mamta Prajapati from Aryabhatta College of Engineering and Research Center. Our objectives are as follows: various methods, choice of metals, proper designing, cathodic protection, modifying corrosive environment and protective coatings. सबसे पहले देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन होता क्या है. द कोरोजन प्रोसेस इज़ हार्मफुल फॉर मेटल्स, सो इट इज़ नेसेसरी टू मिनिमाइज इट. हमें पता है कि जो मेटल्स पे कोरोजन होता है वो मेटल्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको मिनिमाइज़ करना या इसको कम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोरोजन कैन बी स्टॉप्ड अंडर आइडियल कंडीशंस ओनली, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. जो कोरोजन है उसको स्टॉप करना पूरी तरह से वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है. ये एक आइडियल कंडीशन है, इसलिए केवल इसको रिड्यूस कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते. यूजिंग वेरियस प्रोटेक्टिव मेथड्स वी कैन रिड्यूस द कोरोजन. ये आगे कुछ प्रोटेक्टिव मेथड्स दिए हुए हैं जिनको यूज़ करके हम कोरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं. दीज मेथड्स आर चॉइस ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज, प्रॉपर डिज़ाइनिंग, कैथोडिक प्रोटेक्शन. कैथोडिक प्रोटेक्शन में दो मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन एंड इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन. नेक्स्ट मेथड इज़ बाय मॉडिफाइंग corrosive environment by deaeration or by using anodic and cathodic inhibitors. And the last method is protective coatings by hot dipping. इसके अंदर galvanization and tanning process को यूज़ करते हैं. सेकेंड electroplating and third is use of paint, varnish etc. सबसे पहला मेथड देखते हैं कि चॉइस ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज़, यानी मेटल से बनने वाले अलग अलग पार्ट्स और दूसरी चीज़ों में बनाने के लिए कौन सी मेटल को यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसको सिलेक्शन कैसे करते हैं. फर्स्ट चॉइस शुड बी नोबल मेटल्स. पहला इसका मतलब है कि हमें जनरली नोबल मेटल्स को यूज़ करना चाहिए किसी भी मशीन के पार्ट्स या दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए, बिकॉज दीज आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, क्योंकि इनमें कोरोजन के लिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मिलता है. फॉर एग्जांपल गोल्ड और प्लेटिनम, जो कि हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि ये नेटिव मेटल्स हैं, ये एक्टिव नहीं होती हैं, ये किसी भी दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंट है. बट दीज आर टू प्रेशियस टू अफोर्ड फॉर जनरल यूज़. लेकिन ये इतनी महंगी होती है कि हम इन्हें इतने सिंपल यूज़ के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते. सेकेंड चॉइस शुड बी प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, यानी मेटल को उसके सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में यूज़ करना. बट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट दिस आइडियल कंडीशन. लेकिन मेटल को उसके प्योर फॉर्म के अंदर क्या कहते हैं, प्राप्त करना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है. इवन अ ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी कैन कॉज कोरोजन. इवन अगर एक छोटा सा भी इम्प्योरिटी का ट्रेस वहाँ पे मौजूद हो गया तो वो कोरोजन को वहाँ पे कॉज कर देगा. एंड थर्ड चॉइस शुड बी कोरोजन रेजिस्टेंट अलॉयज़, यानी हमारे पास लास्ट चॉइस बचती है कि एक ऐसी अलॉय का या ऐसी मिश्र धातु का यूज़ करें जो कोरोजन के लिए रेजिस्टेंस रखती हो. फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील. ठीक है, स्टेनलेस स्टील सबसे कॉमन एग्जांपल है जो डेली लाइफ में हमें हमारे सब जगह दिखाई देता है, जो यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे वो पाइपलाइंस हो या घर के बर्तन हो या कोई और मशीन के पार्ट्स हों. इट हैज़ क्रोमियम टू फॉर्म ऑक्साइड लेयर टू प्रोटेक्ट स्टील. इसके अंदर आयरन के साथ में क्रोमियम मौजूद होता है जो इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर बना के इसे आगे कोरोजन से प्रिवेंट करता है. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ क्यूप्रो निकल. इसके अंदर 70% कॉपर एंड 30% निकल होता है. इस अलॉय को कंडेंसर ट्यूब्स एंड बबल ट्रेस बनाने में यूज़ करते हैं. ये दोनों चीज़ें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में यूज़ की जाती है जो कि ऑयल रिफाइनरी में होती है. थर्ड एग्जांपल इज़ निमोनिक अलॉयज़. इसमें निकल, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम, ये तीन मेटल को यूज़ करके अलॉय बनाई जाती है जो कि गैस टरबाइन्स में यूज़ की जाती है. आवर नेक्स्ट मेथड इज़ प्रॉपर डिज़ाइनिंग, यानी कि जो मेटल्स और अलॉयज़ को यूज़ करके अलग अलग पार्ट्स बनाए जा रहे हैं उनकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए. इसके लिए कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं. फर्स्ट इज़ सिंपल डिज़ाइन एंड शेप, यानी उसका डिज़ाइन और शेप सबसे सिंपल तो सिंपल रखना चाहिए. अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स लाइक एंगल्स, एजेस, कॉर्नर्स एंड यूज़ ऑफ डिसिमिलर मेटल्स, यानी उसमें एंगल्स, एजेस और जो कॉर्नर्स होते हैं उसको कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए. और साथ ही साथ दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के यूज़ को भी अवॉइड करना चाहिए. इफ़ यूज्ड डिसिमिलर मेटल्स देन कीप एनोडिक एरिया लार्ज एंड कैथोडिक एरिया स्मॉल एज कैन एज पॉसिबल. अगर दो से ज़्यादा मेटल्स को यूज़ कर भी रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि एनोडिक एरिया लार्ज हो और कैथोडिक एरिया स्मॉल हो, बिकॉज एनोडिक एरिया स्मॉल होगा तो वो कोरोजन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज़
Bolt and rivets can be replaced by proper welding and metal washers should be replaced by rubber or plastic washers. मेटल वॉशर्स की जगह पे प्लास्टिक या रबर के वॉशर भी यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि वो इंसुलेशन का काम भी करते हैं और साथ ही साथ वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते. अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर कोरोजन को रोका जा सकता है. And last point is corrosion in pipelines can be prevented by using smooth bands. जो जनरली पाइपलाइंस होती हैं वाटर की, उसके अंदर भी जब कॉर्नर्स आते हैं, जब कोई मोड़ आता है, तो वहाँ पे एकदम शार्प एज होने की जगह इस तरह से जैसे डायग्राम में दिखा है, उसकी जगह पे हम उसको स्मूथ बैंड्स की तरह भी शेप दिया जा सकता है, जो कि यहाँ पे उसकी लाइफ भी बढ़ा देता है, साथ ही साथ उसे कोरोजन से भी बचाता है. Our next method is cathodic protection. The method of protecting the metal by making it to behave like a cathode is called as cathodic protection. That means जिस मेटल को हमें बचाना है, अब आगे जितने भी मेथड्स आएंगे उसमें हमें जिस मेटल को बचाना है, सपोज मैं उसे बोल रही हूँ आयरन या फिर स्टील, तो अगर हमें आयरन और स्टील को आगे कोरोजन से बचाना है तो हमें उसे एनोड की जगह कैथोड की तरह बिहेव करने के ऊपर अगर हम उसे मजबूर कर दें तो उसे कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन. ठीक है, कोई भी जो मेटल है उसका कोरोजन तभी होता है जब वो एनोड की तरह रिएक्ट करती है. एनोड की तरह रिएक्ट करने पर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देती है और मेटल्स के आयंस बनाती है, जो आगे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके आगे मेटल के ऑक्साइड्स बनती है. ठीक है, तो हम इसे कैथोड की तरह रिएक्ट करने पे मजबूर कर देते हैं. व्हेन देयर विल बी नो एनोडिक एरिया इन मेटल, तो जब आयरन और स्टील में कोई एनोडिक एरिया बचेगा ही नहीं तो वहाँ पे आगे कोरोजन नहीं होगा. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ दीज. इसके लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए 2 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन और गैल्वेनिक प्रोटेक्शन. एंड सेकंड मेथड इज़ इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन. सबसे पहला मेथड देखते हैं जो कि है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन और गैल्वेनिक प्रोटेक्शन. In this, the metal which need to be protected is made as कैथोड. यहाँ पे आयरन या स्टील जिसको भी हमें प्रिवेंट करना है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगी. यहाँ इस डायग्राम में हमें दिख रहा है. ठीक है, ये हमारी आयरन या स्टील है जिसे कि हमें आगे प्रिवेंट करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम इसे आगे एक मोर एक्टिव मेटल के साथ में ऐड कर देते हैं. दिस मेटल इज़ कनेक्टेड बाय अ वायर टू अ मोर एक्टिव मेटल और मोर एनोडिक मेटल. ये रहा ये वायर, इसके थ्रू इसे मोर एक्टिव मेटल से कनेक्ट कर दिया जाता है. मोर एक्टिव मेटल का मतलब है जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल आयरन से ज़्यादा हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल आयंस बना लेगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एनोड क्या बन जाएगा, ये वाली मेटल बन जाएगी और ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली कैथोड. दिस मोर एक्टिव मेटल इज सैक्रिफिशियल एनोड एंड ऑल कोरोजन विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन इट, सो कैथोडिक मेटल विल बी सेफ. अब जब ये एनोड बन चुका है तो यही क्या है, हमारी सैक्रिफिशियल एनोडिक मेटल है. सारा का सारा कोरोजन अब केवल यहीं पर होगा, जिसकी वजह से आयरन यहाँ पे बच जाएगा. दिस मेथड इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, वाटर टैंक्स, बरीड केबल्स, शिप हल्स इन सी वाटर एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए जनरली इस तरह के मेथड को यूज़ करते हैं. कॉमनली यूज सैक्रिफिशियल एनोड मेटल्स आर मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम एंड देयर अलॉयज़. ये 3 तरह की जो मेटल्स हैं और इनके अलॉयज़ हैं, यही सैक्रिफिशियल एनोड की तरह जनरली यूज़ की जाती है. दीज मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल देन आयरन एंड स्टील, क्योंकि इन तीनों मेटल्स का जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है वो आयरन और स्टील से कहीं ज़्यादा है. यहाँ पे इसको डिटेल में देख लेते हैं इसके मैकेनिज्म को. हेयर द बरीड पाइपलाइंस एक्ट एज कैथोड. यहाँ पे ये जो पाइपलाइन है ये आयरन की बनी हुई है, ये कैथोड की तरह रिएक्ट करेगी. वो भी कब, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू मैग्नीशियम दैट इज़ मोर एक्टिव मेटल द सैक्रिफिशियल एनोड. इसे इस वायर से होते हुए इस मैग्नीशियम के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है. ये मैग्नीशियम आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव मेटल है, तो ये ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे जो जब इसको ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है, ऑलरेडी अंडरग्राउंड एंड बरीड पाइपलाइंस एंड मेटल है, यहाँ पे इस कंडीशन में ये मॉइस्चर ऑक्सीजन के साथ में की प्रेजेंस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा. ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ हो जाएगा. ठीक है, और अब ये मैग्नीशियम आयंस फ्री हो जाएंगे और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके वाटर बना देगी. ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शंस दी हुई है, इसका रिडक्शन हो जाता है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में, और यहाँ मैग्नीशियम का
ऑक्सीडेशन हो रहा है. नाउ कोरोजन विल टेक प्लेस ऑन मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम सेक्रीफाइस इटसेल्फ टू प्रिवेंट आयरन. यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रही है, खुद को सेक्रीफाइस कर रही है ताकि वो आयरन को बचा सके. दिस इज़ नॉन एज सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन, इसीलिए इसको सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन मेथड बोलते हैं. When magnesium is corroded completely, it is replaced by a fresh one magnesium anode. जब ये मैग्नीशियम की रॉड या फिर जो मेटल यहाँ पे यूज़ की गई है उसका कोरोजन पूरी तरह से हो जाता है, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाती है, तब उसे एक फ्रेश अगेन दूसरी नई मैग्नीशियम एनोड के साथ में रिप्लेस कर दिया जाता है. अब हमारा सेकंड मेथड है कैथोडिक प्रोटेक्शन का, वो है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन. इन दिस मेथड एन इम्प्रेस्ड करंट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू नलीफाई द कोरोजन करंट. यहाँ बोल रहा है कि इस मेथड के अंदर एक इम्प्रेस्ड करंट को अप्लाई करते हैं, वो भी कोरोजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उसको नलीफाई यानी कि उसे कैंसिल किया जा सके. अब सबसे पहले देखते हैं कि कोरोजन करंट क्या है. इट कन्वर्ट्स कोरोडिंग मेटल फ्रॉम एनोड टू कैथोड. देखो एनोड है और यहाँ पे ये कैथोड है. जनरल एग्जांपल है जो हमारा आयरन है, वो क्या करता है, एनोड की तरह रिएक्ट करता है. वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो कि इस एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेंगे. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन हो गई और ये कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो कर रहा है. इस करंट को ही हम बोलते हैं कोरोजन करंट. ठीक है, तो एक ऐसा करंट दूसरी किसी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से अप्लाई किया जाता है, जो कि जनरली डीसी सोर्स यूज़ करते हैं हम यहाँ पे. एक डीसी सोर्स को यहाँ बीच में कनेक्ट कर दिया जाता है वायर के थ्रू, जो इस कोरोजन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा और इस कोरोजन करंट को कैंसिल कर देगा. जनरली तो जितनी वैल्यू कोरोजन करंट की होगी उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू डीसी सोर्स से जाने वाली करंट की होगी, ताकि इस कोरोजन करंट को पूरी तरह से कैंसिल कर सके और साथ ही साथ इस कैथोड पे जाके इसको एनोड में कन्वर्ट कर दे, जिसकी वजह से ये एनोड हमारा कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये कैथोड बन जाएगा और फिर ये एनोड बन जाएगा. सो करंट फ्रॉम डीसी सोर्स अप्लाइड टू कैंसिल द कोरोजन करंट बिफोर स्टार्ट डीसी सोर्स. जब डीसी सोर्स स्टार्ट नहीं हुआ था तब तो आयरन पाइप्स इट एक्ट एज कैथोड, बट व्हेन डीसी सोर्स अप्लाइज दीज पाइप्स एक्ट एज कैथोड, सो कोरोजन डज नॉट अकर देयर. तो ये पाइपलाइंस ही हमारी आयरन की बनी हुई थी. ठीक है, अगर जब इससे पहले डीसी सोर्स कनेक्ट नहीं था तब ये एनोड की तरह एक्ट कर रही थी और इससे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे थे. लेकिन जैसे ही डीसी सोर्स को हमने अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली कैथोड की तरह एक्ट करेगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पे कोरोजन आगे होगा ही नहीं. दिस एनोड इज़ यूजुअली इमर्स्ड इन बैकफिल, दैट मीन्स कोक, ब्रीज और जिप्सम टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग सॉइल. जो भी एनोडिक मेटल को यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो एक बैकफिल के अंदर डिप रहती है, इमर्स्ड रहती है, जो कि जनरली जिप्सम होता है या फिर कोक ब्रीज होता है, ताकि उसका सराउंडिंग सॉइल के साथ में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट और भी ज़्यादा बढ़ सके. दिस प्रोटेक्शन मेथड इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट ओपन वाटर टैंक कूलर्स, वाटर टैंक्स, बरीड ऑयल और वाटर पाइप्स, कंडेंसर्स, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स एक्सेट्रा. इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, जो कि लार्ज स्केल पर मिलती हैं, और उनको लास्ट टाइम तक बनाए रखने के लिए ताकि उनका ऑपरेशन आसानी से किया जा सके, इस तरह के मेथड को यूज़ करते हैं. द इनर्ट एनोड कैन बी ग्रेफाइट, स्टेनलेस स्टील, प्लेटिनम, हाई सिलिका आयरन एट्सेट्रा. यहाँ पे जो एनोड मेटल यूज़ की जाती है वो ग्रेफाइट, स्टेनलेस स्टील, प्लेटिनम, हाई सिलिका आयरन एट्सेट्रा हो सकती है. नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ मॉडिफाइंग कोरोजिव एनवायरनमेंट. मॉडिफाइंग कोरोजिव एनवायरनमेंट मतलब कि जो जिस भी एनवायरनमेंट के अंदर हमारी मेटल यानी कि पाइपलाइंस, आयरन और स्टील मौजूद है, उस एनवायरनमेंट का नेचर किस तरह का है, वहाँ पे और कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि कोरोजन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन फैक्टर्स के ऊपर काम किया जाता है ताकि उन फैक्टर्स को हटाया जा सके या उसको रिड्यूस कर दे, ताकि ऑटोमेटिकली कोरोजन की जो रेट है वो भी कम हो जाए. तो फर्स्ट मेथड इज़ डी एरेशन. फ्रेश वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कैन बी इंक्रीज द कोरोजन रेट. हम जानते हैं कि कोरोजन तभी होता है जब वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है. लेकिन वाटर को तो हम इतनी आसानी से हटा नहीं सकते हर जगह से. तो क्या करते हैं कि जो फ्रेश वाटर है, जनरली अगर कोई चीज़ है जो पानी के अंदर डूबी हुई है, ज़मीन के अंदर भी डूबी हुई है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं वहाँ से.
So deaeration involves removal of dissolved oxygen by mechanical agitation with increasing temperature. तो हाई टेम्परेचर के साथ में मैकेनिकल एजिटेशन प्रोसेस को यूज़ करते हुए इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर देते हैं. सेकेंड मेथड इज़ बाय यूजिंग इनहिबिटर्स. अब कुछ इनहिबिटर्स को यूज़ किया जाता है. दीज आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन व्हेन एडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू कोरोसिव मीडियम. जब कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कि कुछ खास तरह के हैं, उन्हें कोरोसिव मीडियम के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर ऐड करते हैं तो वो कोरोजन की रेट को कम कर देते हैं. ये 3 तरह के हैं: एनोडिक इनहिबिटर्स, कैथोडिक इनहिबिटर्स एंड वेपर फेज इनहिबिटर्स. सबसे पहले देखते हैं एनोडिक इनहिबिटर्स के बारे में. नाम से ही पता चल रहा है कि इन इनहिबिटर्स का जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है, एनोड की तरह का होता है. यानी इन्हें अगर मेटल के ऊपर अप्लाई किया जाएगा या कोरोसिव एनवायरनमेंट में डाला जाएगा तो ये खुद एनोड की तरह रिएक्ट करेंगे और हमारी मेटल क्या है, बच जाएगी. दीज इनहिबिटर्स फॉर्म सॉल्यूबल कंपाउंड्स विथ मेटल आयंस. ये जो मेटल है हमारी उसके आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयंस, उनके साथ में मिलके एक सॉल्यूबल कंपाउंड्स बना लेते हैं. These soluble compounds it absorb on corroding metal surface to form the protective film. ये soluble compound फिर उसी metal की surface के ऊपर absorb हो जाते हैं, यानी केवल surface के ऊपर आकर के चिपक जाते हैं और वहाँ पे एक protective film बना लेते हैं. For example, chromate, phosphate and nitrate. Now cathodic inhibitors. कैथोडिक इनहिबिटर्स जो हैं ये कोरोसिव एनवायरनमेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं या उसके हिसाब से काम करते हैं. इन एसिडिक मीडियम दीज इनहिबिटर्स स्लो डाउन द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द कैथोड. हमने पहले एक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के बारे में पढ़ा था जिसमें देखा था कि 2 तरह के प्रिंसिपल काम करते हैं, हाइड्रोजन इवोल्यूशन टाइप एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टाइप. ठीक है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन टाइप हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है जहाँ पे हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाती है. ठीक है, और मेटल आयंस जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने कोरोसिव एनवायरनमेंट के अंदर घुलते जाते हैं और उस मेटल का डिस्ट्रक्शन होता जाता है. तो ये इनहिबिटर्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे अगर मौजूद होते हैं तो उस हाइड्रोजन आयंस के डिफ्यूज़न को ही स्लो डाउन कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं ताकि उस मेटल का आगे फर्दर डिस्ट्रक्शन होना रुक जाए. इसका एग्जाम्पल है एमाइंस एंड थायोयूरिया. अगर मीडियम न्यूट्रल है या फिर बेसिक टाइप का है सो दूसरे इनहिबिटर्स जो होते हैं जो कि वापस कैथोडिक इनहिबिटर्स ही है, दीज एलिमिनेट द ऑक्सीजन बाय एडिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक Na2SO3, सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम, जिंक एंड निकल. ये कंपाउंड्स जब कोरोसिव एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं तो ये ऑक्सीजन के एलिमिनेशन को रिड्यूस कर देते हैं. And next inhibitors are vapor phase inhibitors. These organic inhibitors readily vaporized and form protective layer on metal surface. वेपराइज होकर के ये अपने आप मेटल सरफेस पे एक और प्रोटेक्टिव लेयर को बना देंगे. इसका एग्जांपल है फिनाइल थायोयूरिया एंड डाइसाइक्लोहेक्साइल अमोनियम क्रोमेट. नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स. कोटिंग्स मतलब लेयर होना, एक कोट बना देना मेटल की सरफेस पे जो कि जिसका नेचर प्रोटेक्शन करना हो. टू प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन कवर द सरफेस बाय प्रोटेक्टिव कोटिंग्स. जिस मेटल को कोरोजन से बचाना होता है जनरली उसकी सरफेस को एक प्रोटेक्टिव कोटिंग से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं. दीज कोटिंग्स आर फिजिकल बैरियर बिटवीन मेटल एंड कोरोसिव एनवायरनमेंट. इनका काम क्या होता है कि ये जो मेटल है जैसे कि आयरन और स्टील है और साथ ही साथ जो बाहर का हमारा एनवायरनमेंट है उन दोनों के बीच में एक पुल का काम करती है, एक फिजिकल बैरियर का काम करती है ताकि इन दोनों का कांटेक्ट ना हो पाए जिसकी वजह से कोरोजन भी नहीं होगा. सो इट कैन ऑल्सो बी डेकोरेटिव एंड इम्पार्ट स्पेशल प्रॉपर्टीज़ लाइक हार्डनेस, थर्मल इंसुलेशन एट्सेट्रा. तो ये जो कोटिंग्स होती है कई बार ये क्या करती है उसके कलर को उसमें शाइनिंग कॉज कर देती है जिसकी वजह से वो डेकोरेटिव हो जाती है मेटल. साथ ही साथ कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी उसको दे देती है जैसे उसमें हार्डनेस आ जाती है, थर्मल इंसुलेशन मिलना एट्सेट्रा. ये प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के टाइप्स है यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कोटिंग्स. जो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स होती है 2 तरह की होती है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. जो इनऑर्गेनिक है वो भी फर्दर 2 टाइप्स की हैं, नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक. मेटेलिक में 2 तरह के प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, मेटेलिक में ये 2 प्रोसेस हैं, हॉट डिपिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. हॉट डिपिंग को भी 2 तरह से कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग. और ऑर्गेनिक कोटिंग्स हमारे ये 3 टाइप्स के हैं, पेंट, वार्निश एंड इनेमल्स. सबसे पहले देखते हैं कि मेटेलिक कोटिंग्स के बारे में.
ठीक है। यहाँ पे जो मेटेलिक कोटिंग्स हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स में इनऑर्गेनिक, देन मेटेलिक, फिर यहाँ से हॉट डिपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग, ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेटेलिक कोटिंग्स, व्हेन बेस मेटल इज कोटेड विथ अनदर मेटल, जिस मेटल को हमें प्रिवेंट करना है, आयरन या स्टील को, अगर हम उसे किसी दूसरी मेटल के साथ ही कोट कर दें, दूसरी मेटल का इसके ऊपर पेंट कर दिया जा रहा है, उसी से उसको प्रिवेंट करा जा रहा है, वो है हमारी मेटेलिक कोटिंग्स। ये दो तरह की हो सकती है, एनोडिक कोटिंग और कैथोडिक कोटिंग। एनोडिक कोटिंग, व्हेन कोटिंग मेटल इज मोर एनोडिक देन बेस मेटल, जब जिस मेटल का कोट किया जा रहा है, जिस मेटल से कोटिंग की जा रही है, अगर वो एनोडिक है, ठीक है, आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा एनोडिक है, तो वो खुद अगेन सेक्रीफाइस हो जाएगी, कोरोजन उसके ऊपर होगा और हमारी जो मेजर मेटल है, बेस मेटल है, वो बच जाएगी। लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, कैडमियम कोटिंग ऑन स्टील। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है जो जिंक, एल्यूमिनियम एंड कैडमियम है, जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल आयरन या स्टील से ज़्यादा होता है, उसकी कोटिंग कर दी जाती है। दीज कोटिंग मेटल सेक्रीफाइस इटसेल्फ, ये खुद का सेक्रीफाइस कर देती हैं, कोरोजन इन्हीं के ऊपर होता है। व्हेन क्रैक्स और पोर्स अकर, जब इन कोटिंग की हुई मेटल्स के ऊपर कोई क्रैक्स आ जाते हैं या कुछ पोर हो जाते हैं, तो दीज कोटिंग मेटल एक्ट एज एनोड एंड बेस मेटल इज प्रोटेक्टेड। तो ये जो जिस मेटल का कोट किया जा रहा है, जिंक, एल्यूमिनियम और कैडमियम का, ये ही एनोड की तरह तब भी रिएक्ट करती हैं और कोरोजन इन्हीं का होता है, ठीक है, और हमारी बेस मेटल प्रोटेक्ट हो जाती है, वो कैथोड की तरह एक्ट करती है। नाउ कैथोडिक कोटिंग, व्हेन कोटिंग मेटल आर नोबल मेटल्स, जब कोटिंग मेटल्स नोबल मेटल्स होती हैं, यानी कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, इनकी कोटिंग की जाती है आयरन और स्टील के ऊपर। इट इज़ यूनिफॉर्म एंड पोरलेस लेयर प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरोजन। तो इनकी जो कोटिंग की जाती है वो बिल्कुल पोरलेस होनी चाहिए और बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए, तभी वो उस मेटल को बचाएगी। इफ़ पोर और क्रैक्स अकर देन बेस मेटल एक्ट एज एनोड एंड डेस्ट्रॉयड, अगर इस पर कोई पोर या क्रैक्स हो जाते हैं तो हमारी जो आयरन और स्टील है वो एनोड की तरह एक्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इस सिल्वर, आयरन इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कोरोजन वहीं होगा, वो एनोड की तरह एक्ट करके डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नाउ हॉट डिपिंग, जो मेटेलिक कोटिंग्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है हॉट डिपिंग, ठीक है। हॉट डिपिंग नाम से ही समझ आ रहा है, डिप मतलब उसको डुबोना, किसी गर्म एक लिक्विड है उसके अंदर डिप करके पार्ट्स को निकालना, मेटल को निकालना, ताकि उसके ऊपर पूरी तरह से कोटिंग हो जाए। इट इज़ कैरीड आउट बाय इमर्जिंग वेल क्लींस्ड बेस मेटल इन अ बाथ कंटेनिंग मोल्टन कोटिंग मेटल। इस प्रोसेस को इस तरह से पूरा करते हैं कि जो एकदम क्लीन बेस मेटल है, जिस मेटल के पार्ट्स को हमें कोट करना है, वो बिल्कुल क्लीन होती है और उसको एक ऐसे टब या फिर बाथ में से डुबो के निकाला जाता है जिसमें ऑलरेडी पिघली हुई मेटल हमारी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कोटिंग ऑफ जिंक, लेड, एल्यूमिनियम ऑन आयरन और स्टील सरफेसेस। जनरली जिंक, लेड और एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है इस प्रोसेस में। इसके अंदर यूज़ किए जाने वाले मेथड्स हैं गैल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग। सबसे पहले देखते हैं गैल्वेनाइजिंग। इन दिस प्रोसेस मेटल इज़ प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग इट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। इसके अंदर जो मेटल है, यानी वही अगेन हमारी आयरन और स्टील, इसको जिंक की पतली सी लेयर चढ़ा करके उसके कोट करके प्रोटेक्ट किया जाता है। जिंक क्या है, जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल आयरन से ज़्यादा है, तो ये अगेन एनोड की तरह एक्ट करेगा, और अगर इस पर पोर क्रैक्स भी होते हैं तो भी ये हमारी आयरन को बचा लेगा। फर्स्ट, आयरन मेटल इज़ क्लीन बाय डाइल्यूट H2SO4 एट टेम्परेचर 60 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 मिनट्स। सबसे पहले जिस भी आयरन और स्टील के पार्ट को हमें कोट करना है उसे बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए उसे डाइल्यूट H2SO4 में 60 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 15 to 20 मिनट्स के लिए डुबो के रखा जाता है, ताकि इट रिमूव्स डर्ट, स्केल एट्सेट्रा, ताकि उसके ऊपर जितनी भी डर्ट, स्केल या ऑक्साइड फिल्म ऑलरेडी प्रेजेंट है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। देन इसे वाटर से वॉश करके ड्राई कर लेते हैं। देन कोटेड विथ अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स टू प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ जिंक। देन इस पार्ट के ऊपर अमोनियम क्लोराइड की एक लेयर चढ़ाई जाती है जो कि एक फ्लक्स सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ नीचे सारे प्रोसेस दिए जा रहे हैं, कॉस्टिंग क्लीनिंग, देन रिंसिंग, पिकलिंग, अगेन रिंसिंग मतलब वाटर से वॉश करना उसको, ताकि ये सारे एक्स्ट्रा जो भी H2SO4 और कॉस्टिक सॉल्यूशन है वो सारे इसके ऊपर से रिमूव हो जाए। देन फ्लक्स सॉल्यूशन में डुबोया जाता है जो कि अमोनियम क्लोराइड है, ये इसके ऊपर और ऑक्साइड फॉर्मेशन को रोक देता है। देन अगेन इसको ड्राई करके फाइनल
जिंक बाथ के अंदर, जहाँ पे मोल्टन जिंक मेटल ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसमें डिप करते हैं ताकि इस पर जिंक पूरी तरह से कोट हो जाए। एक्स्ट्रा जिंक के जो लिक्विड होता है उसको फिर बाद में रिमूव किया जाता है कुछ रोलर्स के ऊपर से घुमाने के बाद, एंड देन उसे ड्राई कर लेते हैं। ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट एक्सपोज्ड आयरन रूफ्स वायर पाइप्स एट्सेट्रा। ठीक है। जहाँ भी आयरन बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज है, ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो कि जैसे कि रूफ़ के अंदर वायर्स हैं, पाइप्स हैं, इन सब के अंदर इसको यूज़ करते हैं प्रोसेस को। नेक्स्ट इज टिनिंग। द प्रोसेस ऑफ टिन कोटिंग ओवर आयरन और स्टील सरफेस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन इज़ नोन एज टिनिंग। जब आयरन और स्टील के ऊपर टिन मेटल की कोटिंग की जाती है तो उसे टिनिंग कहते हैं। टिन इज़ अ नोबल मेटल। टिन क्या एक नोबल मेटल है, यानी इसका कोरोजन रेजिस्टेंट आयरन से बहुत ज़्यादा है, तो ये आसाम से उसको बचा लेगी। फर्स्ट आयरन मेटल इज़ ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4 टू रिमूव डर्ट, ऑक्साइड फिल्म एट्सेट्रा। यहाँ पे भी सबसे पहले इसको डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करते हैं ताकि ये ऑक्साइड फिल्म और बाकी सब चीज़ों को हटा दे, उसे क्लीन कर दे। देन क्लीन्ड शीट इज़ पास्ड थ्रू जिंक क्लोराइड मोल्टन फ्लक्स एंड देन मोल्टन टिन एंड देन फाइनली थ्रू अ वेजिटेबल ऑयल। ये आगे के प्रोसेस बाय प्रोसेस हैं। इस क्लीन शीट को फिर फ्लक्स सॉल्यूशन में से निकाला जाता है जो कि जिंक क्लोराइड है। फाइनल में फिर उसे ड्राई करके मोल्टन टिन में से निकालते हैं ताकि उस पर टिन की कोटिंग चढ़ जाए, और फाइनली उसके ऊपर वेजिटेबल ऑयल की पॉलिश कर दी जाती है। मोस्टली यूज टिनिंग ऑफ आयरन शीट इन फूड स्टफ इंडस्ट्री। जनरली टिन की हुई जो मेटल्स होते हैं, या जैसे कि यहाँ पे कैन का डायग्राम दिया हुआ है, जो कैन्स है जो कि हमारे फूड के अंदर यूज़ किए जाते हैं, फूड पैकिंग के अंदर जिन भी मेटल के बने हुए पैकेट्स को यूज़ किया जाता है, उनके ऊपर टिन की कोटिंग की हुई होती है क्योंकि वो सेफ़ होते हैं। एंड लास्ट मेथड इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द मेथड ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल ओवर सरफेस ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। जब मेटल आयरन और स्टील की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रो डिपोजिशन किया जाता है किसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, यानी यहाँ पे बैटरी वगैरह का यूज़ करके, अगेन कैथोड और एनोड ये दो बनाए जाते हैं। इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये हमारी एनोड है जो कि जिंक मेटल है। ठीक है। ये किसके अंदर डूबी हुई है, जिंक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो कि जिंक क्लोराइड है, और हमें यहाँ पे प्रिवेंट करना है इस बोल्ट को जो कि आयरन का बना हुआ है। इन दोनों एनोड और कैथोड को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। जिंक यहाँ पे एनोड की तरह काम कर रहा है और जो आयरन है वहाँ पे कैथोड की तरह काम करेगा, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल आयरन से ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए इधर आयरन के पास आ जाएंगे। ठीक है। और फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिज़ोल्व जिंक के मेटल आयंस हैं वो यहाँ पे इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऐड होते जाएंगे, इस पे चिपक जाएंगे, जिससे यहाँ पे जिंक की पूरी लेयर इसके ऊपर बन जाएगी, इसकी गैल्वेनाइज इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। फर्स्ट बेस मेटल इज ट्रीटेड टू एसिड पिकलिंग टू रिमूव एनी स्केल्स और ऑक्साइड्स। अगेन एसिड से ट्रीट करके इसकी सारी स्केल्स और ऑक्साइड्स को रिमूव किया जाता है। देन द बेस मेटल इज मेड एज कैथोड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड कोटिंग मेटल इज मेड एज एनोड। कोटिंग मेटल हमारी जिंक है वो एनोड की तरह रिएक्ट कर रही है, और बेस मेटल यहाँ पे आयरन बोल्ट है जो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। बोथ कैथोड एंड एनोड आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इन दोनों को एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप करके रख दिया, विच कंटेंट्स द मेटल आयंस टू बी डिपोजिटेड ऑन द बेस मेटल, जिसके अंदर ऑलरेडी मेटल आयंस प्रेजेंट है, यानी जिंक के Zn2+ आयंस ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि इसके ऊपर ऐड हो जाएंगे और इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। व्हेन अ डायरेक्ट करंट इज पास्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, जब बैटरी से डायरेक्ट करंट पास करते हैं, सो द कोटिंग मेटल आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड एंड गेट डिपोजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ बेस मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आयरन की तरफ होता है तो ये ऑटोमेटिकली Zn2+ आयंस इसके ऊपर क्या होंगे, डिपोजिट होते जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और एक थिन लेयर बना देंगे। लो टेम्परेचर, मीडियम करंट डेंसिटी, लो मेटल आयन कंसंट्रेशन कंडीशंस आर मेंटेन्ड फॉर बेटर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ज़्यादा अच्छी जो इफेक्टिव इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू।